दोस्तों एक बार फिर से आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जस्ट पहले जो मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था, उस वीडियो में जलवायु परिवर्तन को लेकर के विश्व में हो रहे आंदोलन की हम बात करें, या फिर पूरे विश्व को बचाने को लेकर के हो रहे तैयारियों की अगर हम बात करें, या फिर वैज्ञानिक रिपोर्टों की बात करें, तो उन सारी बातों की चर्चा हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में जलवायु परिवर्तन को लेकर के भारत में क्या प्रभाव पड़े हैं, या फिर क्या पड़ने वाला है, या फिर जो हमारा भविष्य है जलवायु परिवर्तन की वजह से कितना प्रभावित होगा, इन चीज़ों को हम समझने की यहाँ पर आज हम कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मेनली जो हमारा फोकस होगा वो भारत ही होगा। शुरू करते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विश्व भर में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया। लोगों के रहने, उद्योग लगाने, ढांचागत निर्माण जैसे रेलवे लाइन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईवे, पुल आदि बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया। पेड़ों के कटने की संख्या का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 सालों में भारत के अलग अलग स्थानों पर 76,72,337 पेड़ों को काट दिया गया। या फिर सरल शब्दों में कहें तो विकास की गाड़ी को चलाने के लिए जीवन देने वाले पर्यावरण की बलि चढ़ा दी गई। यही हाल विश्व के अन्य देशों का भी है। पेड़ों का कटना थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण दिल्ली, भोपाल, इंदौर, बुंदेलखंड जैसे देश के अनेक स्थान जो कभी हरियाली से लहलहाते थे, आज सुनसान पड़े हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वृक्षों का कार्य केवल हरियाली को बनाए रखना ही नहीं, बल्कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन प्रदान करने के साथ ही मिट्टी कटाव को रोकना और भूमिगत जल स्तर को बनाए रखना भी होता है। वृक्ष मौसम चक्र यानी कि वेदर साइकिल को बनाए रखने में भी मदद करते हैं, किंतु वैश्विक स्तर सहित भारत में हो रहे वनों के कटान ने जलवायु को काफ़ी परिवर्तित कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उद्योग जगत भी जलवायु परिवर्तन में अपना पूरा योगदान दे रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म दिनों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ग्लेशियर हर साल 4% की रफ्तार से पिघल रहे हैं। समुद्र का जल स्तर भी प्रतिवर्ष 4 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है, जिससे मुंबई समेत समुद्र के किनारे बसे शहरों के डूबने का खतरा बना हुआ है। जबकि सुंदरवन का 9,000 हेक्टेयर से अधिक भूखंड समुद्र में समा चुका है, तो वहीं सुंदरवन का निर्जन टापू, घोड़ामारा द्वीप और न्यू मूर द्वीप भी पानी में समा चुके हैं और यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। न्यू मूर वही द्वीप है जिसके मालिकाना हक को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच काफ़ी विवाद चला आ रहा था, लेकिन मालिकाना हक तय होने से पहले ही पूरा द्वीप पानी में समा गया। ग्लेशियर और समुद्र के अलावा जमीन पर भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। अनियमित विकास के कारण जन्मी जलवायु परिवर्तन की विभीषिका और मानवीय गतिविधियों के चलते भारत की छोटी बड़ी करीब 45 नदियाँ सूख गई हैं। 22 लाख तालाब विलुप्त हो चुके हैं। अति दोहन के कारण दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर जैसे शहरों में भूजल समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है, जबकि देश के अधिकांश राज्य, यहां तक कि हिमालयी राज्य भी जल संकट से जूझ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हम भारतीय जाने अनजाने में हर दिन 49 करोड़ लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। वहीं बढ़ती गर्मी या गर्म दिनों की संख्या ने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया है, जिस कारण भारत की 30% भूमि मरुस्थलीय जमीन की चपेट में आ चुकी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE द्वारा जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से 2013 के बीच भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र 18.7 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। विश्व का 23% भौगोलिक क्षेत्र मरुस्थलीकरण का शिकार हो चुका है और विश्व भर में प्रति मिनट 23 हेक्टेयर भूमि मरुस्थल में तब्दील हो रहा है। भारत में सूखा प्रभावित 78 जिलों में से 21 जिलों की 50% से अधिक जमीन मरुस्थल में बदल चुकी है। साल 2003 से 2013 के बीच देश के 9 जिलों में मरुस्थलीकरण 2% से अधिक बढ़ा है। गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान के 4 जिले, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर के 5 जिले, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल के 2 जिले, गोवा का 1, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के 3 जिले मरुस्थलीकरण की चपेट में हैं। गर्मी के बढ़ते दिनों की संख्या की विभीषिका का उदाहरण अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग है, लेकिन भारत में भी गर्म दिन बढ़ रहे हैं। हर साल जंगलों में आग लगती है। भारत में साल 2019 में गर्मी के बीते 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था। ऐसे में अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि यदि विश्व का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ा तो भोजन का गहरा संकट
गंभीर हो सकता है। इससे भारत जैसे विकासशील देश भयानक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि भारत पहले ही भूखमरी से लड़ रहा है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 देशों की सूची में भारत 94वें पायदान पर है। इसके अलावा क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब द्वारा डाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट के सहयोग से किए गए एक अध्ययन में राजधानी दिल्ली में गर्म दिनों की संख्या में 22 गुना, हरियाणा में 20 गुना, राजस्थान में 7 गुना और पंजाब में 17 गुना अधिक होने की संभावना बताई गई है। साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष होने वाले मौतों में 64% तक की बढ़ोतरी की होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे जलवायु परिवर्तन के कारण साल 2100 से भारत में प्रति वर्ष मरने वालों की संख्या 15 लाख प्रति वर्ष हो जाएगी। लैसेंट काउंटडाउन रिपोर्ट 2019 में बताया गया कि साल 1960 के बाद भारत में चावल औसत उत्पादन में करीब 2% की कमी आई है, जबकि सोयाबीन और सर्दियों में उगने वाले गेहूं की उपज 1% तक घट गई है। शोध में बताया गया कि यदि जलवायु परिवर्तन में सुधार नहीं आया और वैश्विक तापमान बढ़ता चला गया तो वैश्विक स्तर पर प्रत्येक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से गेहूं की उपज 6%, चावल 3.2%, मक्का 7.4% और सोयाबीन की उपज 3.1% तक की कमी आ जाएगी। करीब 35 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का पानी गर्म होने से समुद्री जीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में समुद्र से मिलने वाले आहार में कमी आएगी, यानी कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, जो कुपोषण की स्थिति को बढ़ा देगा। भारत के सभी राज्यों में कुपोषण की स्थिति पर पब्लिक हेल्थ एंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया (ICMR) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 50% बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। उल्लेखनीय है कि देश में नदियों, वनों आदि को बचाने के लिए भारत में अलग अलग स्थानों पर आंदोलन हो रहे हैं। इसमें मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन हो या फिर गंगा नदी की अविरलता के लिए मातृ सदन का आंदोलन, जिसमें गंगा के लिए मातृ सदन के 3 संत बलिदान दे चुके हैं, या कोई अन्य आंदोलन। यह तमाम आंदोलन आज तक चिपको आंदोलन जैसा रूप धारण नहीं कर सके, क्योंकि जन समर्थन, सूचना ज्ञान आधारित निर्णय प्रक्रिया और संपर्क तंत्र पर्यावरण आंदोलन की ताकत होते हैं। किंतु वर्तमान में भारत में हो रहे पर्यावरण आंदोलन में बिखराव है, न कि जन समर्थन। वास्तव में अलग अलग संगठनों के बैनर तले चल रहे आंदोलन को संगठित होकर एक साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जन आंदोलनों का दबाव सरकार को कानून बनाने एवं उसे लागू करने के लिए बाध्य कर देता है। हालांकि देश में कई लोग अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से जलवायु परिवर्तित हो रही है उन लोगों के प्रयास नाकाफी रहेंगे। हालांकि वैश्विक स्तर पर भी जो प्रयास जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हो रहा है वह भी अनियमित और नाकाफी नजर आ रहे हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए UNCCD ने देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, बीते 2 वर्षों में 46,000 करोड़ रुपए खर्च किए, किंतु परिणाम उत्साहजनक नहीं आया। दरअसल भारत के साथ ही पूरे विश्व को यह समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन मानवीय गतिविधियों से उपजा है, इसलिए धन खर्च करके जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका जा सकता। इसे रोकने के लिए आंदोलनों से ज़्यादा मानवीय गतिविधियों या मानवीय जीवन शैली में बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन देखा यह जाता है कि पर्यावरण के लिए आवाज़ उठाने वाले अधिकांश लोग अपनी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं लाते। इसलिए उन सभी वस्तुओं का त्याग इंसानी जीवन से करना होगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। साथ ही उद्योगों और परिवहन सेक्टरों पर भी सख्ती से लगाम लगानी होगी। तो आज की ये जानकारी थी भारत और आने वाले भविष्य में भारत में होने वाले परेशानियों को लेकर के हम एक संभावना व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर हम आपके विचारों का, सुझावों का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।